मित्रों, मैं बलराम सोमवंशी आज क्रॉनिकल के अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं पर चर्चा की जाती है और उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत भारत 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष, यानी भारत को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवंबर 2024 में भारत को 2024-26 तक की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही फ्रांस को इस संगठन के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो देखिए यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। एक तो यह कि भारत को कब से कब तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, 2024 से 2026 तक की अवधि के लिए। और दूसरा प्रश्न इसमें यह बनेगा कि इस गठबंधन का सह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिए। आगे हम लोग देखते हैं कि ISA असेंबली ने स्थायी समिति के लिए 8 उपाध्यक्षों का चुनाव किया, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने स्थायी समिति के लिए कितने उपाध्यक्षों का चुनाव किया? 8 उपाध्यक्षों का चुनाव किया। इनका चुनाव ISA की 4 क्षेत्रीय श्रेणियों में किया जाएगा, यानी 4 क्षेत्रीय श्रेणियों में 8 उपाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक श्रेणी में 2 प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब देखते हैं कि वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। अफ्रीकी क्षेत्र के लिए किसको उपाध्यक्ष चुना गया है? घाना और सेशल्स को, ये याद रखना है। अफ्रीकी क्षेत्र के लिए घाना और सेशल्स को उपाध्यक्ष चुना गया है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए किसको उपाध्यक्ष चुना गया? ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को। ठीक, 2 श्रेणियाँ हो गई। तीसरी श्रेणी लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए ग्रेनेडा और सूरीनाम को उपाध्यक्ष चुना गया है। वहीं यूरोप और अन्य के लिए जर्मनी और इटली को उपाध्यक्ष चुना गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि 8 उपाध्यक्षों का चुनाव किया गया, जिनको 4 श्रेणियां बनाई गई हैं, प्रत्येक श्रेणी में 2-2 उपाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। तो पहली श्रेणी हमारी अफ्रीका क्षेत्र के लिए है, इसमें घाना और सेशल्स को उपाध्यक्ष चुना गया। दूसरी श्रेणी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को अध्यक्ष चुना गया है। तीसरी श्रेणी हमारी क्या है? लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए ग्रेनेडा और सूरीनाम को उपाध्यक्ष चुना गया है। वहीं यूरोप और अन्य के लिए जर्मनी और इटली को उपाध्यक्ष चुना गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से हम लोगों को याद रखना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 2015 में
पेरिस में आयोजित COP21 सम्मेलन में लॉन्च किया था। तो इसमें देखिए क्या प्रश्न बनेगा। इसमें यह प्रश्न बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन किन दो देशों के संयुक्त प्रयास से स्थापित किया गया। तो उत्तर हो जाएगा भारत और फ्रांस। किस वर्ष में 2015 में, कहाँ पर, पेरिस में, किस सम्मेलन में, COP21 सम्मेलन में लॉन्च किया गया। तो यहाँ से यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। अगला है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़। एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़, ये एक इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ का एसोसिएशन है। तो 22 नवंबर 2024 को अमेरिका के मेरीलैंड में स्थित टैकोमा पार्क शहर में एक नवगठित गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ AIAM लॉन्च किया गया। तो AIAM क्या है? एक गैर सरकारी एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ का संगठन है। इस पहल का उद्देश्य, इस जो संगठन बना हुआ है इसका उद्देश्य क्या है कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी प्रवासियों के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करना और उनके कल्याण को बढ़ावा देना। तो इस संगठन का मेन उद्देश्य है कि अमेरिका में जो भारतीय अमेरिकी प्रवासी हैं उनकी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको एकजुट करना और उनके कल्याण को बढ़ावा देना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के दौरान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह पूछा जा सकता है कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह पुरस्कार वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIM जो नवगठित संगठन है AIAM द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। कौन पुरस्कार? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, जिसमें समावेशी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण के प्रति उनके प्रयासों को मान्यता दी गई। यानी इस पुरस्कार के प्राप्त हो जाने से यह सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक कल्याण के प्रति बहुत ही लगन से काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। प्रमुख सिख परोपकारी जसदीप सिंह को AIAM का संस्थापक अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो यह पूछा जा सकता है कि AIAM का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा जसदीप सिंह। ये प्रसिद्ध सिख परोपकारी हैं जसदीप सिंह, इनको AIAM का संस्थापक और अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट। यानी अब इसमें से अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठता है तो निश्चित रूप से आपका गलत नहीं होगा, यह हमारी गारंटी है। अगला G20 शिखर सम्मेलन 2024। G20 शिखर सम्मेलन 2024 यह 18 से 19 नवंबर 2024 को ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो पहला प्रश्न हमारा मित्रों यहीं से बन जाता है कि यह पूछा जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया?
तो 18-19 नवंबर डेट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जा रही है इस समय एग्ज़ाम में, तो आप लोग डेट को अच्छे से याद रखिए। तो 18 से 19 नवंबर 2024 को कहाँ पर आयोजित किया गया G20 शिखर सम्मेलन? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्राज़ील में होने वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन था, यानी यह जो 2024 का शिखर सम्मेलन हुआ G20 का, ब्राज़ील में पहला G20 शिखर सम्मेलन था। यह ग्रुप ऑफ 20 की 19वीं बैठक थी। इस सम्मेलन में 19 सदस्य देशों के नेताओं के अलावा अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ के नेताओं ने भाग लिया। यानी यह जो G20 शिखर का सम्मेलन हुआ किस नंबर की बैठक थी? 19वीं नंबर की बैठक थी। इस सम्मेलन में कितने G20 में कितने सदस्य देश हैं? 19 सदस्य देश। 19 सदस्य देशों ने भाग लिया। इसके अलावा 19 सदस्य देशों के अलावा और कौन कौन भाग लिया? अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी भाग लिया। तो इस तरह से इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में 2024 में हुआ, इसके सदस्य देशों के अतिरिक्त कहाँ किस देश के नेताओं ने भी भाग लिया? तो अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी भाग लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस तरह से देखिए, अगर आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ें उसमें से क्वेश्चन पुटअप करें तो कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा। कभी भी चाहे जितने डीप से क्वेश्चन पूछे, आपका कभी गलत नहीं होगा और आप जो पढ़ेंगे वह आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जब भी पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, भले थोड़ा समय लगे, लेकिन आप जो पढ़ लेंगे वो फिर दोबारा कभी भूलेगा नहीं। तो आप लोग हमेशा इसी तरह से पढ़ने का प्रयास करिए। क्वेश्चन उसमें से छांटिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और एक हमारा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और जहाँ तक हो इसको आप अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए G20 शिखर सम्मेलन 2024 की थीम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसकी थीम। एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानेट। ये थीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। अगला पॉइंट है, सम्मेलन के अंत में G20 रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र को अपनाया गया। यानी यहाँ पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया, इसको सब लोग अपनाने पर सहमति व्यक्त किए। इस घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वैश्विक चुनौतियों और संकटों का समाधान करना, मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देना इस घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं कि जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लामबंदी पर टास्क फोर्स की स्थापना का स्वागत किया गया। यानी इस घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, वैश्विक लामबंदी पर एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई, जिसका सभी सदस्य देशों ने स्वागत किया। इसकी स्थापना जलवायु कार्रवाई के लिए विशेष रूप
विकासशील देशों के लिए निजी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक बाधाओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए की गई है। तो केवल हमें इसमें एक मेन पॉइंट ये याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लामबंदी पर एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई। किसमें? रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में। अगला हमारा टॉपिक है द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन। द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन 19 नवंबर 2024 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी नवंबर में ही ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ही G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने भाग लिया। तो देखिए, यह पूछा जा सकता है इसमें कि द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो पहला यही हो जाएगा कि ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह किस तिथि को आयोजित किया गया? 19 नवंबर को। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने भाग लिया। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु हो गया द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन पर। आगे हम लोग देखते हैं, इस अवसर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी का शुभारंभ किया। यानी इस अवसर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो समझौता हुआ, इस पर नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में दोतरफा निवेश को बढ़ावा देना है। यानी जो अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, इसमें दोनों तरफ से निवेश, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों लोग निवेश करके इसको बढ़ावा देंगे। अगला पॉइंट है, द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देख लेते हैं, उन्होंने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, शिक्षा, कौशल एवं गतिशील नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, खेल तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा की। अगला जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के प्रथम वार्षिक शिखर सम्मेलन, यानी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिखर सम्मेलन हुआ, ये तो दूसरा है। जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो 10 मार्च 2023 को हुआ था। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो प्रथम वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था, यह कब हुआ था? 10 मार्च 2023 को। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ की भारत यात्रा, राजकीय यात्रा के दौरान नई दिल्ली में, यानी उस समय इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। कब? जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ भारत राजकीय यात्रा पे आए थे, उसी समय नई दिल्ली में ही यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो याद रखिए, पहला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 10 मार्च 2023 को और दूसरा शिखर सम्मेलन 19 नवंबर 2024 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है।
जो भी पॉइंट इसमें से पूछा जाएगा अब आप निश्चित रूप से कर लेंगे। अगला हमारा पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी की गुयाना की राजकीय यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की राजकीय यात्रा की, यानी गुयाना गए। कब गए? 20-21 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना की आधिकारिक यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। ये इम्पॉर्टेंट है, यानी 56 वर्षों में गुयाना की पहली आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। यात्रा के दौरान भारत और गुयाना ने 10 समझौतों पर ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। तो यह भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जब राजकीय यात्रा पर गुयाना गए तो भारत और गुयाना के मध्य कितने ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? 10, जिसमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? कृषि, फार्मास्यूटिकल, कैरिबियाई देशों में यूपीआई से संबंधित सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो हमको मेन चीज़ याद रखना है कि कृषि, फार्मास्यूटिकल और यूपीआई, कृषि, फार्मास्यूटिकल और यूपीआई से संबंधित समझौते दोनों देशों के मध्य हुए। आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि इस दौरान गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी राजनीतिकता, वैश्विक मंच पर विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा करने तथा भारत गुयाना के संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। तो यह इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? गुयाना का। 2024 का यह पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? डॉक्टर नरेंद्र मोदी को। और गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ये हमको याद रखना है। आगे देखना है ये पॉइंट देखिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया। यानी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया, जो कृषि क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों, वैज्ञानिक सामग्रियों और विशेषज्ञताओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, इसको याद रखिए। सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और उसे संरक्षित करने के लिए एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए कि गुयाना और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें रंगमंच, संगीत, ललित कला, साहित्य, पुस्तकालय और संग्रहालयों में सहयोग पर जोर दिया गया। इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र, दवा विनिमय में सुधार के लिए भारतीय फार्माकोपिया विनियमन की मान्यता पर एक समझौता ज्ञापन तथा कैरिकॉम देशों को सस्ती दवाओं की आपूर्ति के लिए औषध योजना को लागू करने के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। किस किस पर? इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में दवा विनिमय में सुधार के लिए और कैरिकॉम देशों को सस्ती दवाओं की आपूर्ति के लिए औषध योजना को लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच भी ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसके अलावा और क्या चीज़ हुआ? इसके अलावा NPCI
इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और गुयाना की विदेश मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया, जिसका उद्देश्य यूपीआई जैसी रियल टाइम भुगतान प्रणाली को लागू करना है। रियल टाइम भुगतान प्रणाली को लागू करना है। ठीक है, तो इस पर भी समझौता किया गया, तो यह याद रखना है। आगे है प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया की राजकीय यात्रा। प्रधानमंत्री गुयाना के साथ साथ नाइजीरिया भी गए थे। तो नाइजीरिया की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री, गुयाना गए, उसके बाद नाइजीरिया। फिर 16-17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया की राजकीय यात्रा की। इस दौरान उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के साथ आधिकारिक वार्ता की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, सीमा शुल्क सांस्कृतिक विनियमन कार्यक्रम, सीमा शुल्क सहयोग और सर्वेक्षण सहयोग पर 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए भारत और नाइजीरिया के बीच? 3 पर। ठीक, द्विपक्षीय दोनों नेताओं ने भारत नाइजीरिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया, ये पॉइंट हमको याद रखना है, प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया को कृषि, परिवहन, सस्ती दवा, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन में भारत के अनुभव की पेशकश की। यानी प्रधानमंत्री ने बताया नाइजीरिया को कि नाइजीरिया को कृषि, परिवहन, सस्ती दवा, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन में भारत के अनुभव को नाइजीरिया के साथ साझा किया जाएगा और इसको बढ़ावा देने पर सहयोग किया जाएगा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन हैं? बोला अहमद टिनुबू। नाइजीरिया के राष्ट्रपति का नाम याद रखिए, बोला अहमद टिनुबू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी राजनीतिज्ञता और भारत नाइजीरिया संबंधों को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द आर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया। यानी नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने भी एक राष्ट्रीय पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द आर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि 2023 में भारत नाइजीरिया के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में से एक था। यानी 2023 में जो नाइजीरिया था शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदारों में से एक देश था। हालांकि नाइजीरिया से खरीदे जाने वाले तेल की मात्रा में कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट आई। 2023-24 में नाइजीरिया और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 7.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2021-22 की तुलना में काफ़ी कम है। इसको ऐसे देख लीजिए, कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जापान का लिग्नोसैट उपग्रह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कब लॉन्च किया गया? 5 नवंबर 2024 को जापान ने लिग्नोसैट नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया। लिग्नोसैट उपग्रह कहाँ का है? जापान का है। इसको कब लॉन्च किया गया? 5 नवंबर 2024 को। यह उपग्रह इस उपग्रह का विकास क्योटो विश्वविद्यालय तथा गृह निर्माता सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। यानी जो लिग्नोसैट उपग्रह है किसके द्वारा विकसित किया गया? क्योटो विश्वविद्यालय तथा सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा विकसित किया गया। यह लकड़ी के पैनल
से निर्मित विश्व का पहला उपग्रह है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विश्व का पहला ऐसा कौन सा उपग्रह है जो लकड़ी के पैनल से निर्मित है, वह है लिग्नोसैट। लिग्नोसैट को स्पेस एक्स के एक मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाना है। किस मिशन के द्वारा? स्पेस एक्स के एक मिशन के माध्यम से। इसके पश्चात इसे पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपरी कक्षा में छोड़ा जाएगा। पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊपरी कक्षा में छोड़ा जाएगा? 400 किलोमीटर के ऊपरी कक्षा में छोड़ा जाएगा। लिग्नोसैट घन के आकार का उपग्रह है तथा जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 4 इंच है। यानी जो लिग्नोसैट है यह एक घन के आकार का उपग्रह है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 4 इंच है और इसका वजन मात्र 900 ग्राम है और इसे पारंपरिक जापानी तकनीक का उपयोग करके मैग्नोलिया की लकड़ी से बिना किसी पेंच या गोंद के तैयार किया गया है। किस लकड़ी से? मैग्नोलिया की लकड़ी से बिना किसी पेंच या गोंद के तैयार किया गया है। इसे प्रक्षेपित करने का उद्देश्य, इस उपग्रहयान को प्रक्षेपित करने का क्या उद्देश्य है कि यह परीक्षण करना कि लकड़ी चरम अंतरिक्ष परिस्थितियों का कितनी अच्छी तरह सामना करती है। लिग्नोसैट पृथ्वी की परिक्रमा करते समय 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक के अत्यधिक तापमान परिवर्तन को सहन करेगा। -100 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक के अत्यधिक तापमान परिवर्तन को यह सहन करेगा। तो इससे यह महत्वपूर्ण पॉइंट थे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं कि भारत रूस के बीच पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम हेतु समझौता, यानी पंजशीर डिफेंस सिस्टम हेतु समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और रूस के बीच पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम समझौता हुआ। 8 नवंबर 2024 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड के घोषणा की कि उसने पंजशीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम हेतु सहयोग के लिए रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ समझौता किया है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड रूस के किससे? रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत, यानी अब इस ज्ञापन समझौता के तहत क्या होगा? इस समझौते के तहत रूस भारत को पंजशीर वेरिएंट के एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। यानी भारत कौन सी टेक्नोलॉजी रूस से लेगा? पंजशीर वेरिएंट एयर डिफेंस सिस्टम, और फिर दोनों देश मिलकर इसे विकसित करेंगे। इस डील के तहत भारत का लक्ष्य मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यानी इस डील का मुख्य उद्देश्य भारत डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इस उद्देश्य से उसने रूस के साथ समझौता किया। पंजशीर एक वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफार्म है। पंजशीर क्या है? एक वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफार्म है जिसे आर्मी बेस और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो पंजशीर क्या है? एक वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफार्म है जिसे आर्मी बेस और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, कि कोई हवाई हमला अगर होता है तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इस उद्देश्य से इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में यहाँ तक समझे। फिर इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि इसमें ऑटोमेटिकली ज़मीन से हवा में मार करने वाली एंटी मिसाइल
और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी इस जो डिफेंस सिस्टम है ऑटोमेटिकली ज़मीन से हवा में मार करने वाली एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिससे ये प्लेन, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, ड्रोन सहित सटीक मार करने वाले हथियारों और क्रूज मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो यह क्या करेगा, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिससे कि ये कोई प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट है, ड्रोन सहित सटीक मार करने वाले जो हथियार हैं, क्रूज मिसाइल, इसको भी यह डिफेंस सिस्टम नष्ट कर सकता है। एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से यह 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर ऊंचाई तक, यानी कितने किलोमीटर दूर, 36 किलोमीटर दूर और कितने ऊंचाई तक, 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को पहचान कर उसको नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा यहाँ तक यह टॉपिक रहा। अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हमारे कुछ बचे हुए हैं, इनको हम कल की क्लास में ले लेंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सफलता अर्जित करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विराम लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल अगली क्लास में। धन्यवाद।